हैं और आपने एक कुटीर उद्योग शुरू किया था जिसमें आपने 100 लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आपको नुकसान हुआ और वो कुटीर उद्योग बंद करना पड़ा। सारी आपकी पूरी टीम के लोग बेरोजगार हो गए। देखिए, हमने अपना चाय पत्ती का काम शुरू किया है, दूसरों क्या क्या मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। और हमारे जैसे और भी बहुत सारे भाई होंगे जो इसके शिकार हैं। इस सरकार ने नोटबंदी की बहुत ही गलत व्यवस्था की है। जैसे किसी हरे भरे बहुत बड़ा पेड़ हो और उसमें कोई अफवाह उड़ा दे कि इसमें भूत और पिशाच रहता है, तो उस पेड़ को काट दिया जाए भूत पिशाच का नाम लेकर के। बाद में तर्क दिया जाए कि पेड़ काट दिया गया तो उससे लकड़ियां मिली बहुत सारी। ये सारे कुतर्क हैं और ये सरकार कुतर्कों की सरकार है। आईएएस की तैयारी करने वाले युवा ने प्रियंका गांधी से प्रभावित होकर पकड़ा कांग्रेस का हाथ। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों को बताते हैं देश के आर्थिक विकास के लिए अभिशाप। बाराबंकी में त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के संस्थापक हैं कर्मठ युवा राज परीक्षित। गरीबों और युवाओं को आत्मनिर्भरता और सत्ता परिवर्तन के लिए कर रहे हैं प्रशिक्षित। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए राजनीति का रंग दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन राजनीति के इस रंग में बहुत से ऐसे रंग आपको दिखेंगे जो आपको आभास कराएंगे कि राजनीति में हर तरह के लोग सामने आ रहे हैं। बहुत से युवा आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है। ऐसे ही नौजवान राज परीक्षित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बाराबंकी जनपद में हाईवे से जब आप गुजरते हैं, खासतौर पे अयोध्या से राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाला जो हाईवे है, उसके किनारे जब आप गुजरते हैं तो आपको एक आश्रम दिखाई पड़ता है, एक मंदिर, और जहाँ पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की बात लिखी हुई है। और इस आश्रम में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गणेश जी विराजमान हैं, शिव जी विराजमान हैं और इस तरफ मंदिर है जो त्रयोदश ज्योतिर्लिंग है। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की बात तो बहुत लंबे समय से भक्तों को पता है, सभी को पता है, लेकिन त्रयोदश ज्योतिर्लिंग 13वां ज्योतिर्लिंग बाराबंकी जनपद में कुछ वर्ष पहले स्थापित किया गया है राज परीक्षित जी के द्वारा। और ये भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और ये मंदिर है, आप देख सकते हैं त्रयोदश ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भगवान शिव की स्थापना है। वो दृश्य, वो सारे दृश्य आप देखेंगे इस आश्रम में। एक आध्यात्मिक वातावरण का सृजन इन्होंने किया है भगवान शिव के आदेश से। शंकर भगवान के परम भक्त हैं, बहुत ही प्रबल भावना है इनके अंदर आध्यात्म के प्रति। लेकिन खास बात यह है कि ये बीजेपी नहीं, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते हैं। ये एक विशेषता है। राज परीक्षित जी, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज के युग में नौजवानों के अंदर थोड़ी सी कम आस्था देखने को मिल रही है, मॉडर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं। आप पहनते तो हैं जीन्स, डेनिम पहनते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग आपके अंदर विशेष है। देखिए, समय समय का महत्व होता है। हम डेनिम भले पहनते हैं, इसका मतलब हम नई परंपराओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन शरीर हमारा आज भी पहले वाला है। भारत सदैव आस्था का देश रहा है और ये महादेव जी की, खीरेश्वर महादेव जी की कृपा है कि हम उनकी सेवा करते हैं। तो राज परीक्षित जी, बाराबंकी में जो सदर विधानसभा है, शहर की जो विधानसभा है या सदर की जो तहसील है उसको जो कवर करने वाली विधानसभा नवाबगंज विधानसभा है, वहां से कांग्रेस पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं और टिकट भी चाहते हैं। आइए बैठते हैं और आपसे कुछ राजनीतिक बातें करते हैं। राज परीक्षित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के निवासी हैं और किस जनपद को आप बिलोंग करते हैं, साथ ही अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं। देखिए, ये प्रश्न हमारे लिए सबसे कठिन प्रश्न है कि हम कहाँ के निवासी हैं। हम अपने आप को बस्ती का निवासी मानते हैं क्योंकि स्कूलिंग वगैरह हमारी बस्ती से हुई है, लेकिन हमारे पूर्वज बलिया में रहे हैं। हम स्वयं का अपना निज स्थान यही बाराबंकी के क्षेत्र को मानते हैं, खीरेश्वर महादेव जी के स्थान को, और आने वाली पीढ़ियां भी यहीं हमारी रहेंगी। फैमिली बैकग्राउंड में हमारे पिताजी एक बहुत ही साधारण वर्कर रहे हैं चीनी मिल में। उन्होंने अपनी पूरा जीवन लोगों के सहयोग सहायता में, चूंकि चीनी मिल से जुड़े थे इसलिए किसानों से ज़्यादा जुड़े थे, और उनके जुड़ाव होने के कारण किसानों से हमारा भी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हमारा भी जुड़ाव रहा है। हमने जीवन पर्यंत उनको देखा कि वो सदैव दूसरों को रोटी खिलाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। वही विचारधारा अपनी पास भी आ गई है।
मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ और बहुत ही साधारण परिवार से हैं। मेरी एक बहन भी है और हमारे माताजी द्वारा, हमारे पिताजी द्वारा जो उन्होंने शिक्षा दिया है, हमारे पिताजी स्वयं शंकर जी के बहुत बड़े पुजारी हैं, उनके सुकर्मों का फल है कि महादेव यहाँ स्थापित है। कांग्रेस की विचारधारा ने आपको किस तरह प्रभावित किया, जबकि देश के बड़े हिस्से में बीजेपी का शासन है? उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी 2017 में बहुमत के साथ, और आप धर्म और अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि होने के बावजूद आप बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा। आज के समय में लोग धर्म का मतलब सिर्फ बीजेपी को ही जानते हैं। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो उसमें राम भी थे और रावण भी थे, दोनों थे। और आपने देखा होगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बाबा के सेवक हैं, किसी का बैर भाव नहीं होता है। एक से बढ़कर के एक ज्ञानी राक्षस भगवान की बहुत सेवा करते हैं और जब वरदान प्राप्त करते हैं तो सारे गलत काम करने लगते हैं। बीजेपी भी उसी तरह राक्षसी पार्टियों में है, जो पहले तो जनता के खूब अच्छे अच्छे लुभावने वादे किए और भगवान जनता रूपी शंकर पार्वती को प्रसन्न कर दिया, और जैसे ही जनता से आशीर्वाद बीजेपी ने पाया उसके बाद वो सारे राक्षसी प्रवृत्ति के काम शुरू कर दिए। बेरोजगारी चरम पे है, खेतों में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, सारा देश कर्जे से एकदम लदा हुआ है। और हमारे जो वर्तमान भाजपा के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में घूमने में मस्त है। हेलीकॉप्टर से साहब आते हैं और झाड़ू लगा करके जनता के पास से चले जाते हैं। कांग्रेस राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस ने सदैव राजनीति बनाया है, युवाओं के लिए राजनीति। देश को जब जिस चीज की जरूरत है कांग्रेस ने सदैव दिया है, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे वो आज जब हमारे पास कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम ऑक्सीजन मंगाए बोकारो से। बोकारो का प्लांट किसने लगाया था? एक भी ऐसा प्लांट बताइए जहां उनके लगाए हुए प्लांट हो और वो वहां से ऑक्सीजन लेके आए हों। कांग्रेस की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बोकारो, राउरकेला जैसे बहुत सारे प्लांट लगाए, जिन प्लांटों को बेच करके आज की वर्तमान सरकार हेलीकॉप्टर का तेल भरवा रही है। आप कहते हैं कि बीजेपी उद्योगों की विरोधी है और देश को पीछे ढकेल रही है। कांग्रेस ने देश का आधारभूत ढांचा निर्मित किया और देश को विकास के पथ से आगे बढ़ाया, लेकिन बावजूद इसके आप देखें पिछले लगभग 7 वर्षों से अधिक समय हो गया है, मोदी जी को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस से जुड़े लोग तो बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन जनता का जो बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी के ही साथ है? बहुत सही बात कही आपने। देखिए, हर आदमी का एक समय आता है और समय आना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उसमें कांग्रेस का दोष नहीं, कांग्रेस का दोष है। कांग्रेस का दोष ये है कि वो समय को नहीं पहचान पाए। कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़े और आप अपने घर के गहने को अगर गिरवी रखने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है। बीजेपी ने भी ऐसे किया। धर्म एक स्वयं की निष्ठा का प्रश्न है, और जब बीजेपी देखी कि और किसी तरीके से लोग बहल नहीं रहे हैं तो उन्होंने धर्म का मुद्दा उठाया। बीजेपी उस कालनेमी की तरह है जो हनुमान जी का रास्ता राम नाम सुना करके रोकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है और कांग्रेस हमेशा राष्ट्र सेवा का काम की है। बीजेपी का समय है, लोग मोदी जी का नाम लेते हैं, व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन एक समय आएगा और समय आ भी गया है जब जनता जान रही है कि सब ढपोर शंकी सरकार है। आज भाजपा के किसी भी आदमी से आप कहेंगे, किसी बड़े नेता से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये शिलान्यास किया जा रहा है, इसका उद्घाटन होगा सन 24 में, सन 26 में, सन 30 में। वर्तमान में कहीं कोई परियोजना नहीं है। पूरे 7 साल हमारे साहब जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को 5 साल दूसरे सरकारों के किए हुए फीते को काटने में बिता दिया। अपना कुछ भी नहीं है और ये ढपोर शंकी सरकार एक दिन जिस अफवाह के साथ आई है उसी अफवाह के साथ चली जाएगी।
आप नवाबगंज विधानसभा से टिकट चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि आप विधायक बनना चाहते हैं और आपका कहना है कि आप लोगों की सेवा के लिए आपने राजनीति का मार्ग चुना है। आज राजनीति में विश्वसनीयता का एक संकट है। जनता जिन लोगों को विधानसभा भेजती है, कुछ ही महीनों में वो 50 लाख से ऊपर की लग्जरी गाड़ियों में चलने लगते हैं। फिर वो अपने ही क्षेत्र में वसूली शुरू कर देते हैं। उनके कई बंगले बन जाते हैं लखनऊ में, दिल्ली में और तमाम जनपदों में, और फिर वो आम आदमी से वीआईपी हो जाते हैं। उनको वोट देने वाले लोग वहीं रह जाते हैं। जो साइकिल से चलने वाला मतदाता था, उसकी साइकिल भी शायद नहीं ले पाने की स्थितियां उसकी नहीं होती हैं। इस बाराबंकी सदर की विधानसभा में कई उद्योग बंद हुए पिछले कुछ दशकों में, और यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया, बसपा को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया। हर दल के लोग पिछले आप देखें जो पिछले 15 वर्षों का जो मैंडेट रहा है, बसपा की बहुमत की सरकार हुई, सपा की बहुमत की सरकार हुई और फिर बीजेपी की बहुमत की सरकार। कांग्रेस 32 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रही है। 32 साल हो गए कांग्रेस को जनता ने विदा कर दिया, तो फिर जनता ने दोबारा कांग्रेस के ताले में चाबी नहीं लगाई। ये विश्वास जो आपको अर्जित करना है, 32 सालों का वनवास कांग्रेस पार्टी का, क्या लग रहा है इस बार इस जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वनवास दूर होगा? देखिए, जहाँ तक विश्वास की बात है तो खीरेश्वर महादेव जी का मंदिर जो है वो विश्वास के बल पे ही बना है, और बहुत सारे लोग यहाँ आकर के बाबा से अपने कष्ट कहते हैं और सबके कष्ट दूर होते हैं। तो विश्वास पे ही आधारित हमारा जीवन है, और जनता के बीच में सहज उपलब्धता के कारण, बाबा से जुड़े होने के कारण लोग मानते हैं और भरोसा भी करते हैं पर। ये विश्वास की कहीं कमी नहीं होगी। रही बात कांग्रेस के विश्वास की, तो जनता इस बार समझ गई है, और हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी जी अपना अथक प्रयास कर रही हैं। गांधी परिवार के बारे में लोग उंगलियां उठाते हैं बहुत तरह की। मेरा ये कहना है कि गांधी परिवार के अलावा भारत में कोई भी ऐसा नेता का परिवार बताइए जिसने अपनी जगह, अपनी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी हो। किसी ने नहीं किया। बहुत सही कहा आपने कि लोग अपनी संपत्ति विधायक बनने के बाद बना लेते हैं, लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं, जनता वहीं की वहीं रह जाती है। बाराबंकी का भी यही हाल है। यही भरोसा कायम करना है, और इसी भरोसे को कायम करने के लिए ही क्षेत्र में निरंतर प्रयास हो रहा है। जनता को हम लोग समझा रहे हैं कि जो काम सपा ने नहीं किया, जो काम बसपा नहीं किया, जो काम डपोर संघ की भाजपा नहीं कर रही है, कांग्रेस को मौका देंगे, कांग्रेस करेगी। यहाँ की फैक्ट्रियां चालू कराएगी। बाराबंकी एक ऐसी जगह है जहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं और पूरे भारतवर्ष में अव्वल दर्जे पे होते हैं। अगर हम कृषि की नीति को लेकर के चलें बाराबंकी में, तो अपनी कुछ विवेचनाएं हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके माध्यम से शायद सरकार बनेगी जो कांग्रेस की, उनके बड़े लोगों पे भी, नेताओं कान में जाए और भी प्रदेशों में जाए। सरकार जैसे लेखपाल की नियुक्ति करती है, उसी तरीके से 2-4 गांवों पे कृषि वैज्ञानिक की भी नियुक्ति सरकार को करना चाहिए। वो कृषि वैज्ञानिक खेतों पे मौके में जाकर के फसल के और मिट्टी का परीक्षण करके देखेंगे कि यहाँ पे कितने खाद की आवश्यकता है और यहाँ पे किस फसल को बोया जा सकता है। मौसम बदला है, लोगों का आचार विचार बदला है, उसी मौसम के तहत फसलों का भी अपना कार्यक्रम बदला है। सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए और कृषि वैज्ञानिक हर 3-4 गांव पे एक नियुक्त करे। वो कृषि वैज्ञानिक जाए। हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। बगल में नरेंद्र देव फैजाबाद में कृषि यूनिवर्सिटी भी है, वहां से बहुत सारे युवा बेरोजगार भी हैं, उनको भी मौका मिलेगा और जनता भी खुशहाल हो जाएगी। अगर किसान के पास कोई कृषि वैज्ञानिक पहुंचेगा, उसको बताएगा कि हम बीज कौन सा लगाएं, फसल की सिंचाई कब करें, तो बाराबंकी का यह क्षेत्र कृषि के मामले में भारत में और भी अव्वल हो जाएगा। तो इस पे फोकस करने की जरूरत है और ये सारी बात हम लोग अभी जनता से कर रहे हैं और करेंगे भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि जो है वो एक बड़ा क्षेत्र है, हमारे देश में मदर सेक्टर है और देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या अभी भी कृषि पर आधारित है। कृषि से ही लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने घरों को, उनके घरों का चूल्हा जल रहा है, उनकी जीविका चल रही है। तो कृषि को अगर हम आधुनिक विधाओं से जोड़ते हैं और एक अच्छी बात आपने कही कि वहाँ पर विज्ञान का समावेश, श्रम का समावेश तो कर रहे हैं, विज्ञान का भी समावेश हो तो और अच्छे परिणाम सामने आएंगे।
आपने नवाबगंज विधानसभा का भ्रमण किया होगा और आप निकल रहे हैं क्षेत्र में, गांव-गांव जा भी रहे हैं। आपने कुछ आइडेंटिफाई किया कि अगर टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं इस विधानसभा की, प्रमुख बिंदु क्या हैं जिन पर काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे जो पहली यहाँ की समस्या है वो हम चाहेंगे कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल अच्छे हों। यहाँ के प्राथमिक स्कूल की अगर समस्या हम समाधान कर दें, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किताब दे दिए, हम ड्रेस दे दिए, लेकिन जो शिक्षा की क्वालिटी है अगर वो सुधर जाए, हमारे गांव में हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही हुनरमंद हैं और हम अपने पास देखते हैं कोई चीज़ उनको आर्ट बनाने को दें या कुछ डेकोरेट करने के दें, बहुत अच्छा करते हैं, बस जरूरी है उनको एक अच्छे गाइडेंस की। तो पहली चीज़ कि हम यहाँ की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को ऐसी बनाएंगे कि वो प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन ले सके। आज बच्चे जब यहाँ से पढ़ के और बाहर किसी कंपटीशन में कहीं जाते हैं तो उनको समस्या भाषा की आती है, न उनको अंग्रेजी का ठीक से ज्ञान होता है, न शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं। कारण क्योंकि हमारे जो स्कूल है उसमें पूरे टाइम केवल स्कूल ना हो करके आप कह लीजिए कि विद्यालय ना हो के भोजनालय बन गया है और भोजन भी नहीं बनता है। तो प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था को सही करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्राथमिक अस्पताल है, बड़े बड़े, अभी आप कहेंगे एक साथ इतने सारे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना उन्होंने किया, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था अगर सही करें तो शायद उतना वर्क लोड मेडिकल कॉलेज पे पड़ेगी ना। तो दूसरी व्यवस्था कि यहाँ के जो सामुदायिक अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था को सही करने पे जोर देंगे। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो किसान भाई हैं उनको सही समय पे बीज, खाद और तकनीक की सहायता मिल सके, इस पे करेंगे, ये फोकस करेंगे कि हमारे किसानों भाइयों को हर चीज समय पे मिले। चौथी जो चीज है वो हम अपने स्तर से, क्योंकि एक विधायक के हाथ में तो पावर नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि विद्युतीकरण की व्यवस्था अच्छी हो। सरकार ढोल बजाती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आप देखेंगे कि इस समय लाइट नहीं है इस समय, और दिन में 6-6, 7-7 घंटे लाइट नहीं रहते। अगर कोई, हम एक तरफ कहते हैं कि हम कुटीर उद्योग बढ़ा रहे हैं, जब बिजली की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो कुटीर उद्योग क्या होगा? तो केवल कागजी कार्रवाई है। विद्युतीकरण की व्यवस्था करेंगे तो लोगों को शहर में भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव अपने आप में समृद्ध हैं और गांव शहरों को समृद्ध बनाएंगे। और पांचवी चीज जो है वो है रोजगार की व्यवस्था है। अगर हम इन चारों चीजों की व्यवस्था कर दें तो रोजगार स्वतः हो जाएगा। रोजगार को पैदा करने की आवश्यकता है और यह वर्तमान सरकार रोजगार के सारे ऑप्शनों को बंद करने पर लगी है। ये स्टार्टअप का तो नाम लेते हैं, लेकिन स्टार्टअप ना हो करके स्टार्ट भी नहीं हो पाता है। आपने कुछ अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि आप स्वयं इसके शिकार रहे हैं और आपने एक कुटीर उद्योग शुरू किया था जिसमें आपने 100 लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आपको नुकसान हुआ और वो कुटीर उद्योग बंद करना पड़ा। सारी आपकी पूरी टीम के लोग बेरोजगार हो गए। देखिए, हमने अपना चाय पत्ती का काम शुरू किया है, दूसरों क्या क्या, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। और हमारे जैसे और भी बहुत सारे भाई होंगे जो इसके शिकार हैं। इस सरकार ने नोटबंदी की बहुत ही गलत व्यवस्था की है। जैसे किसी हरे भरे बहुत बड़ा पेड़ हो और उसमें कोई अफवाह उड़ा दे कि इसमें भूत और पिशाच रहता है, तो उस पेड़ को काट दिया जाए भूत पिशाच का नाम लेकर के। बाद में तर्क दिया जाए कि पेड़ काट दिया गया तो उससे लकड़ियां मिली बहुत सारी। ये सारे कुतर्क हैं और ये सरकार कुतर्कों की सरकार है। बहुत सारे कुतर्क दिए, लेकिन सत्य यह है कि हमारा खुद का स्वयं का व्यवसाय चाय पत्ती का, हम आसाम से चाय पत्ती लाते थे। अभी हमने कम से कम 20 कुंटल चाय पत्ती, आप हमारे इस मंदिर के पेड़ों की डालों में देखेंगे, जड़ों में देखेंगे, हमने चाय पत्ती को खाद के रूप में डलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम उसको उस समय न बेच पाए, न व्यवस्था कर पाए और वो एक्सपायर हो रही है। ये सरकार की गलत नीति। हमारे पास करीब 100 लोग थे कार्यकर्ता जो काम करते थे, उससे रोजी रोटी चलती थी। आज वो सारे के सारे बेघर हो गए हैं। ये सरकार की नीतियां है। ये सरकार कहती है कि हम रोजगार बढ़ा रहे हैं, इनका केवल इनके अपने जो मित्र लोग हैं, अडानी, अंबानी और बड़े लोग, उनके केवल कोष बढ़ रहे हैं। आम जनता पेट से भी एकदम से तंगी है और जेब तो है ही नहीं उसके पास। तो बहुत सी अहम बातें इन्होंने कही हैं कि आम जनता जो है उसकी पॉकेट खाली है और बेरोजगारी, आर्थिक मंदी जो है वो
लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो जनादेश होगा 22 में, वो महत्वपूर्ण होगा और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सोच समझकर मतदान करने की जरूरत है। मतदान एक अधिकार है, व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया गया है। सिर्फ चेहरे न बदलें, सिर्फ झंडों के रंग न बदलें, आपके आसपास की तस्वीर बदले, इस बात के लिए मौका आपको मिलता है। और एक अच्छी बात है कि नौजवानों का रुझान राजनीति की ओर बढ़ रहा है और राजपरिचित निश्चित तौर पर अच्छी जानकारी रखते हैं, राजनीति की सभी विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं और इनके जैसे नौजवान, चाहे वो किसी भी दल से हों, जो अच्छे नौजवान राजनीति में आ रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर समाज का, सभी का समर्थन मिलना चाहिए। इनके लिए बहुत शुभकामनाएं हमारी और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे युवा देश की राजनीति में मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो देश में कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे। धन्यवाद।